बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर जो है वो हम रैंडम वॉक और मोंटे कार्लो इंटीग्रेशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो है वो रैंडम नंबर्स एंड रैंडम नंबर्स जनरेटर्स जो है उसको डिस्कस किया था। इसी तरह हम रैंडम वॉक और मोंटे कार्लो मेथड जो है उसकी कंटिन्यूटी में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। रैंडम वॉक एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगर हम लोग जो है वो सिमुलेशंस की पावर को एलिमिनेट करें और कंप्यूटर जो है उसमें स्टार्टअप करें कि हमारे पास जो कोई भी सिंपल प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम रैंडम वॉक जो है वो वन डायमेंशनल केस के अंदर जो है वो हम कर रहे हैं। इसमें ऐसा है कि जब हम ग्रेजुअली इसमें ऐड करेंगे, बाद में मोर कॉम्प्लेक्स करेंगे इस बात को, तो फिर ये फिनोमेना जो है वो जस्ट लाइक डिफ्यूजन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। रैंडम वॉक जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम बेसिकली रैंडमली किसी पॉइंट की तरफ मूव करें। कोई जैसे हम कह सके कि फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली जो है वो मूव करते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्रोनियन मोशन जो है वो एक रैंडम वॉक जो उसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसमें जो मोशन है वो हमारे पास जो है मोशन जो है वो भी एक रैंडम वॉक की एग्जांपल है। अब हम यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं वो ये है कि हम सपोज करते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो वन डायमेंशनल है, यानी हम उसमें या तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर राइट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। या यूं इमेजिन कर लें कि जैसे हमारे पास कोई नैरो माउंटेन पाथ है जिसमें हम जो है वो या तो हम राइट की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर हम लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। और अगर हम इन स्टेप्स को देखें तो ये स्टेप्स जो है ये हमारे पास इन स्टेप्स की जो लेंथ है उसको हम कंसीडर करते हैं और ये लेंथ राइट की तरफ भी उतनी होगी और लेफ्ट की तरफ भी उतनी ही होगी। यानी हमारे पास चॉइस जो है वो लेफ्ट और राइट मूव करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है वन डायमेंशनल केस के अंदर। तो ऐसे में हम इसको कह सकते हैं ये कि हमारे पास ये ड्रंकर्ड वॉक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि कितने स्टेप्स जो हैं वो हमें इसमें लेने होंगे, यानी n स्टेप्स के बाद मैं कहां पे खड़ा होऊंगा वन डायमेंशनली रैंडम वॉक के अंदर। तो इसके लिए एक रिलेशन जो है वो x इज इक्वल टू m टाइम्स l है, जबकि l जो है वो हमारे पास स्टेप की लेंथ है कि जो स्टेप हमने लिए हैं वो कितने स्टेप्स हमने लिए हैं, जबकि जो m है वो हमारे पास एक डोमेन के अंदर है, पूरे रीजन को डिफाइन कर रहे हैं। यानी m जो है वो उसका पूरा रीजन डिफाइन है, -n से लेकर कैपिटल N तक जो है वो इसका रीजन है और इसमें हमने l स्टेप्स लेने हैं। तो फिर जाके हमें अपनी फाइनल पोजीशन का पता होगा कि हम फाइनली n स्टेप्स के बाद किस पोजीशन पे होंगे या उन स्टेप्स के अंदर हम कितने पोजीशन के ऊपर होंगे। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास x की पोजीशन 0 मतलब कोई मिड पॉइंट हम लेते हैं, उसके लेफ्ट पे वन डायमेंशनली और उसकी राइट पे एक जितना जो है वो हमारी पोजीशन जो है वो वॉक की बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है पोजीशंस की वो बायनोमियल पैटर्न के ऊपर जो होगी वो हमें मिलेगी। मॉन्टे कार्लो मेथड, मॉन्टे कार्लो मेथड जो है वो बेसिकली बहुत ही पॉपुलर मेथड है और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो मेथड है और ये बहुत इंटरेस्टिंग और कह लो कि मैजिकल फैक्ट्स जो है वो इस मेथड के अंदर मौजूद हैं। और वो फैक्ट्स जो है वो ये है कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर है, जैसे कि फाइनेंस में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन के अंदर है। और ये थ्योरी जो है वो बेसिकली क्या है कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी या चांसेस हैं वो कितने हैं। तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया ये जो मॉन्टे कार्लो मेथड है ये बेस्ड किया गया एक गैम्बलिंग सेंटर जो मोनाको के अंदर है उसमें, और इस मेथड की जो रूट्स हैं वो बेसिकली यही है कि सेम एलिमेंट जो है वो चांसेस का वो रैंडमनेस से किस तरह कैसीनो के अंदर गेम्स के अंदर जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है।
तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो रियल लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा हमें मिलने को मिली। जैसे कि अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंस के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी चीज की प्रोडक्ट जो बनाई है उसकी जो प्राइस है वो किस तरह से जो है वो वेरी करती है। इसका मतलब ये है कि हम किसी की प्रीवियस प्राइस के मुताबिक उसकी अगली प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइसेस जो है ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसी तरह साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे फिजिक्स के अंदर हम अगर आए तो फिजिक्स के अंदर हम लैटिस के अंदर जो मॉलिक्यूल और आइटम्स की वाइब्रेशंस हैं, और इसी तरह जो हमारे पास गैसेस की हम बात करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जैसे ब्रूनियन गैस डिस्ट्रीब्यूशन है या गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें एक्चुअली यही बताती है कि जो हमारे पास बेस्ट इसकी ऑप्शन है कि हम रैंडम वेरिएबल जो है उनको जनरेट करें और उसको मॉडल करें हम अपने सिस्टम की अनसर्टेनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। अगर यहां इसको हम डिफाइन करें मोंटे कार्लो मेथड को, तो बेस्ट लाइन जो है वो मेरे हिसाब से वो यही बनती है कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन जो है इज द वन ऑफ द बेस्ट दैट यूजेस रैंडम वेरिएबल जनरेशन टू द मॉडल टू अनसर्टेनिटी इन द सिस्टम। मोंटे कार्लो इंटीग्रेशन जो है वो एक मैजिकल फिनोमेना है। मैजिकल फिनोमेना है क्योंकि ये रिड्यूस करता है बहुत सारी चीजों को जो कॉम्प्लिकेटेड है इंटीग्रेशन को जस्ट फ्यू लाइंस के अंदर। यानी बेस्ट वे जो है इसको अंडरस्टैंड करने का, इस प्रिंसिपल को हम इंटीग्रेशन को वो ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम यहाँ पे पाई की एस्टिमेशन जो है उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो है वो हम एक एग्जांपल कोट करते हैं, और इसकी फिर मैं एनिमेशन जो है वो भी अपने इस लेक्चर के एंड के ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा, जो कि मैंने इंटरनेट के एक सोर्स से जो है वो डाउनलोड की है। तो हम पाई एस्टिमेट करने के लिए ये मैजिकल ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोंटे कार्लो मेथड की एक्चुअली बेस है। वो ये है कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो यूनिटी है, यानी यूनिट जो है वो हमारे पास सर्कल जो है उसको हम कहेंगे कि ये यूनिट सर्कल है। और ये सर्कल जो है वो एक ऐसे स्क्वायर के अंदर जो है वो लाई करता है जिसकी लेंथ जो है वो एक साइड की जो है वो 2 है। ठीक है, अगर हम इस चीज को देखें तो हम एरिया ऑफ द स्क्वायर और सर्कल की हम बात करें तो इन दोनों की जो रेशियो है, यानी सर्कल का और स्क्वायर का जो एरिया है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया है वो 4 आर स्क्वायर है। तो इन दोनों की रेशियो पाई ओवर 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई की वैल्यू जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो जस्ट 4 टाइम्स द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल। मोंटे कार्लो इंटीग्रेशन हमें ये सजेस्ट करती है कि हम इस रेशो को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इस मेथड के साथ, और ये बहुत मैजिकल है और इसको हम देख सकते हैं। कैसे भला? ऐसे देखते हैं कि हमने कुछ जो है वो डॉट बोर्ड जो है वो लिए और प्रोबेबिलिटी उस डॉट बोर्ड की जो है वो सर्कल के अंदर जो है उस रेशो को फाइंड आउट कर किया कि हमने यहाँ पे कुछ हिट्स की सर्कल के अंदर, कुछ हिट्स जो है वो आउटसाइड द सर्कल गई, कुछ हिट्स जो है वो इनसाइड द सर्कल गई। इनसाइड द सर्कल अगर हिट्स हमने काउंट की तो ये हमारे पास 5 5 5 1 16, और आउटसाइड द सर्कल जो है वो हमने देखा ये 1 2 3 4 हमारे पास हिट्स हैं। तो ये टोटल जो है ये हमारे पास सर्कल के अंदर कितनी हिट्स हैं? 20, यानी 16 ये है और 4 ये है आउटसाइड और इनसाइड। ये सर्कल स्क्वायर की है और सर्कल के अंदर जो है वो हमारे पास 16 है। तो 16 ओवर 20 जो है इस रेशा को आंसर हमारे पास 0.8 है, और जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो हमारे पास 3.2 आता है। इसका मतलब यह है कि पाई की वैल्यू जो हमारे पास 3.14 है ये उसकी एस्टिमेशन है। ठीक है, अब अगर हम इन नंबर ऑफ हिट्स को बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा क्लोजली जो है वो हमारे पास रेशो आएगी। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। मोंटे कार्लो मेथड जो फंक्शन है वो बेसिकली मैथमेटिकली अगर हम इसको डिस्कस करें तो अगर हम एक कॉम्प्लिकेटेड डोमेन डी, यानी जैसे सर्कल है वो एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर है जिसका हमें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि स्क्वायर जो था वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी। तो मोंटे कार्लो जो है वो मेथड में हम रैंडम पॉइंट्स जो है वो पिक करेंगे एक सिंपल डोमेन में, यानी जैसे स्क्वायर की डोमेन थी। तो ये जो स्क्वायर है वो सुपर सेल है, सेट है
सर्कल का, यानी वो सर्कल जो है वो उसके अंदर लाई करता हो, ये जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर है वो सिंपल फिगर के अंदर लाई करती हो, तो फिर आप उसको एरिया को एस्टिमेट कर सकते हैं, या एन डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हम इसका इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन है उस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, वो अगर हम लें तो दैट कुड बी रिटन एज दिस फॉर्मूला, और इसमें जो हमारे पास f फंक्शन का एवरेज है, ये वाला जो एवरेज है दैट इज 1 ओवर n i स्टार्ट्स फ्रॉम n समेशन f ऑफ x i, यानी फंक्शंस के वो तमाम पॉइंट्स हैं उनका समेशन। ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज को हम लेके काउंट किया और उसको n से डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से। फिर हम क्या करें, फिर हम उस फंक्शन का स्केयर लेके उसकी एवरेज लें, पहले हम उन हर पॉइंट्स का इंडिविजुअली स्केयर लें और फिर उसको सम अप करें और फिर उसके बाद टोटल नंबर पे हम डिवाइड करते हैं। इस तरह हम इस फार्मूले में इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमें इंटीग्रेशन जो है वो मॉन्टे कार्लो मेथड से जो हम निकालेंगे। ये एक टेक्निक सिमुलेशन की है, कंप्यूटर की है, और इस कंप्यूटर के कोड के मॉन्टे कार्लो इंटीग्रेशन के कोड को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। Suppose you were asked to find the area of a circle whose radius is 1. How could you go about finding that proposed area? Well, one way you could do it is consider a square and its area, which is easy. It's just length times width. And inside it, inscribe the circle. Then consider the portion of the circle's area to the square's area. That's going to give you some ratio of the actual area that you're looking for. All right? So now let's back up again and think about this from a math perspective. Inside that circle we have the relationship actually of the Pythagorean theorem. So in this triangle we have the x squared plus y squared equals 1. So if we think about things less than 1 or equal to, that's points inside the circle. And if their x squared plus y squared is greater than 1, that's outside of the circle. And we're going to use two different colors to indicate them. So let's run a simulation where we put a whole bunch of dots inside of these two figures. And what we're going to do is we're going to consider the ratio of the dots inside the circle divided by all of the dots that we created. That's going to give us an approximate estimation of that ratio from earlier. And if I multiplied by the area of the square, I get an approximate area of the circle. So let's do this first with 200 dots. We take 200 dots, we count them, we divide by the total number of dots, multiply by 4, and we get about 3.04. Let's do this with 500 dots. Count them all, divide, multiply by 4, and you get about 3.112. Now let's up it to 2,000 dots just to see how close we can get. So we've got the circle divided by the square, multiplied by 4 is about 3.13. So it looks like we're approaching pi. And yes, I know, we already know the value of pi, but this can be applied to calculus. So let's consider we have this function, and we wanted to find the area underneath its curve from -2 to 2. So I can take this rectangle now, instead of a square, fill it with a bunch of dots, and consider the ratio with the dots inside divided the total number of dots, multiply by the area, and get this approximate estimate. So let's do it with 2,000 dots just to see how this would look. Fill it up, divide by the dots under the curve, divided by the total number of dots, and we get about 2.362. So what we're finding here is the integral from -2 to 2 of our function. And it makes problems that look like this a lot easier to compute. And I know this doesn't look simple, but in fact, this is just our circle problem re-expressed in terms of calculus. Thank you very much. Khuda Hafiz.